guys, welcome back to my channel that is Venus Law Classes. So guys, जैसा कि आप जानते हो मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, केसेस ये सब डिस्कस कर रही हूँ. सो जुडिशरी के लिए तो ये क्लासेस इम्पोर्टेंट है ही साथ क्लैट पीजी के एस्पिरेंट्स भी ये क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं बिकॉज हम जजमेंट्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं एंड दैट इज व्हाट योर पेपर डिमांड्स. तो गाइस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 27. हमने सिर्फ बेयर एक्ट प्रोविजन पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ different phrases that are used in this particular section with the help of a landmark judgment that is Pulukuru Kottayya versus King Emperor. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 27 कि कौन से जजमेंट में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया गया. सो क्या ग्राउंड्स थे कॉन्स्टिट्यूशनली इसको चैलेंज करने के, हम उन ग्राउंड्स को भी समझेंगे. So guys, before you can appreciate the discussion in this class, आपको मेरी पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी कि सेक्शन नंबर 27 क्या कहता है अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है. अगर है तो आप कवर कर सकते हैं. So guys, जैसे कि firstly please take down the citation of the case. It is State of UP versus Devman Upadhyay. So before I come to the observation of the Honorable Supreme Court, let me just tell you the brief facts of this case. So guys, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर देवमन उपाध्याय, he is the accused here. वो मर्डर कर देते हैं सुखदेई का. तो 302 का इन पे चार्ज लगा है. तो वो मर्डर क्यों करते हैं, what is the motive behind? So there was a land dispute. यहाँ पे एक land dispute था. तो एक altercation हुआ दोनों पार्टीज के बीच में. तो उन्होंने उनको धमकी भी दिया कि I will smash your face. तो ऐसा धमकी भी दिया गया था. नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने गंडासा, दैट इज द मर्डर वेपन इन दिस केस, गंडासा से किल कर दिया जब वो सो रही थी. सो उसके बाद उन्होंने उस गंडासा को विलेज टैंक में छुपा दिया और खुद नहाए धोए और उसके बाद फरार हो गए. ही एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द विलेज. सो गाइस, उसके बाद 2 दिन के बाद उनको अरेस्ट किया गया. तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहा कि मैं आपको वो गंडासा दे सकता हूं जो कि मैंने विलेज टैंक में छुपाया है. इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स एंड सर्टेन विटनेसेस उन्होंने वो गंडासा निकाल कर दिया. सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट ने ये बोला कि ये वही गंडासा है जिससे, इट इज अ मर्डर वेपन ओनली, जिससे किलिंग की गई है. सो ये तो थे कुछ ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस. आई होप आपको समझ आया होगा. सो हम बात कर रहे हैं इस डिस्कवरी स्टेटमेंट की कि एक्यूज्ड ने बताया था कि विलेज टैंक में मैंने गंडासा को छुपाया है. And it was on the basis of the personal knowledge of the accused that the gandasa it was taken from the place of concealment. तो गाइस, जब मैटर आया हाई कोर्ट के सामने तो एक्यूज्ड ने कहा कि आप सेक्शन नंबर 27 की स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट तो यूज कर ही नहीं सकते. सो नाउ द क्वेश्चन वाज व्हाई, कि हम क्यों नहीं कर सकते. तो उसने कहा कि ये तो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है, इट शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड. तो क्या ग्राउंड था, वो ऐसा क्यों कह रहे थे. सो गाइस, 2 क्वेश्चंस फ्रेम हुए कि सेक्शन नंबर 27 ऑन द ग्राउंड दैट इट ऑफेंड्स आर्टिकल 14 ये वैलिड नहीं है, और आर्टिकल सेक्शन नंबर 162(2) ऑफ सीआरपीसी ये भी वैलिड नहीं है ऑन द सेम लाइंस. क्योंकि यहाँ पे भी हम इन स्टेटमेंट को एक एक्सेप्शन प्रोवाइड दे देते हैं कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट्स और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकती एज एन एविडेंस, बट सेक्शन नंबर 27 उसका एक्सेप्शन होता है. सो नाउ गाइस, क्या ग्राउंड है. तो एक्यूज्ड का कहना है कि सेक्शन नंबर 27 एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है फॉर द पर्सन्स हु आर इन कस्टडी एंड फॉर द पर्सन्स हु आर नॉट इन कस्टडी. क्योंकि सेक्शन नंबर 27 का एक इंग्रेडिएंट है कि आप कस्टडी में होने चाहिए, तब जो आपने इंफॉर्मेशन दी अगर उससे कोई फैक्ट डिस्कवर हुआ तो हम उसको आपके खिलाफ एविडेंस यूज कर सकते हैं. मैंने आपको पॉलिसी लास्ट क्लास में बता ही दी थी कि क्यों कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो. सो गाइस, सेक्शन नंबर 24 और सेक्शन नंबर 25 वो इक्वली एप्लीकेबल होता है irrespective of the fact that the person is custody or not in custody. So now why there is a distinction with respect to section number 27? हम यहाँ पे distinction क्यों create कर रहे हैं, ये accused का कहना है. और क्योंकि एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बना रहा है इसलिए ये void होगा, क्योंकि ये ऑफेंड करता है आर्टिकल 14 को. So
मैं 162 के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो। सो अगर हम एक कंबाइंड रीडिंग करें 162 और 27 की, कि क्या एक्यूज की दी गई स्टेटमेंट यूज हो सकती है इफ इट इज लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट, इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन वेदर ही वॉज इन द कस्टडी और नॉट। कि अगर आप कस्टडी में नहीं हो तो हम यूज नहीं कर सकते, बट आप कस्टडी में हो तो हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द कोर इशू दैट इज टू बी आंसर्ड इन दिस केस। सो गाइस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बहुत से मैटर्स हैं जहाँ पे अगर लेजिस्लेचर चाहे तो एक क्लास को क्रिएट कर सकता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के काफी ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं एक पर्सन को जब वो कस्टडी में होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हम सेक्शन नंबर 27 में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, रादर यहाँ पे डिसएडवांटेज हो रहा है ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड इज इन कस्टडी। आप समझ रहे होंगे मेरी पॉइंट को। सो गाइस, अब यहाँ पे देखो कि 24-25 के लिए इट इज इमटेरियल कि आप कस्टडी में हो या नहीं हो, और अगर 27 के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी के लिए कोर्ट क्या लेकर आए, कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड कस्टडी। कोर्ट ने कहा यहाँ पर कि जब एक पर्सन अपने ही खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन देता है जो कि एविडेंस के तौर पे यूज हो सकती है, तो हम मान लेंगे एज इफ ही हैज सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द पुलिस, जैसे उसने सरेंडर कर दिया हो खुद को पुलिस के सामने। क्योंकि सेक्शन नंबर 46 ऐसा कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं बताता कि आपको कैसे अरेस्ट करना चाहिए। सो इफ द पर्सन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, इफ ही इज गिविंग एनी स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे उसने खुद को सरेंडर कर दिया एंड ही इज डीम्ड टू बी इन कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। विद रिस्पेक्ट टू 27, तो उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर जब लॉ बनाता है तो वो प्रैक्टिकलिटीज को देखकर बनाता है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होगा, जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ से देख सकते हो, ही मे राइट अ लेटर एंड गिव सच इन्फॉर्मेशन, कि एक्यूज खुद ना जाए और लेटर लिख दे कि अच्छा मैंने ये किया है, मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज यहाँ पे पड़ी है। तो कोर्ट ने कहा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करते हैं तो कुछ ये जो डॉक्ट्रिनल अप्रोच है उसको हमें साइड में रखना चाहिए, हमें प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी कैन बी अपहेल्ड और नॉट। सो यहाँ पे गाइस डीम्ड कस्टडी के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करते हुए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया कोर्ट ने, और ये बोला कि एक पर्सन खुद को सरेंडर किए बिना ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, इसलिए हम डीम्ड कस्टडी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। So, ये आप पढ़ सकते हो that the fact that the principle is restricted to the persons in custody will not by itself be a ground for holding that there is an attempted hostile discrimination, because the rule of admissibility of evidence is not extended to a possible, कि इस rare case पे ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो उस रेयर केस के लिए क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं, इनवैलिड कह सकते हैं किसी प्रोविजन को, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं। एक एमसीक्यू का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेक्शन नंबर 27 एक्सेप्शन है कौन कौन से सेक्शन का, तो इस केस में कहा था 24, 25 एंड 26 का। सो ये तीनों का ही एक्सेप्शन है। सो दिस इज द एमसीक्यू फॉर यू। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही जजमेंट्स के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। Stay tuned and please like and subscribe. At least appreciate the efforts. It takes so much of time to make the videos, to read the judgments in detail. Please subscribe the channel. Thank you.